आज की क्लास में हम अर्थशास्त्र की मैराथन क्लास के एमसीक्यू वन लाइनर करेंगे। अर्थशास्त्र एनएनपी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। एनएनपी प्राप्त करने का सूत्र है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनआईएफए का पूर्ण रूप क्या है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बंद अर्थव्यवस्था में कौन सा कथन सही है? जीडीपी बराबर जीएनपी। भारत में सामान्यतः जीएनपी जीडीपी से कम होती है। वेवलेंथ प्रभाव किससे संबंधित है? विलासिता वस्तुओं से। वेवलेंथ प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? वेवलेन ने। वेवलेन वस्तुओं में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। बैटवैगन प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? हार्वे लीबेनस्टीन ने। बैटवैगन प्रभाव का अर्थ है दूसरों को देखकर वस्तु खरीदना। राष्ट्रीय आय का सबसे व्यापक मापक कौन सा है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मूल्यह्रास का संबंध किससे है? पूंजीगत वस्तुओं के घिसने से। एनडीपी का सूत्र है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियाँ कितनी है? 3। मांग का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? मार्शल ने। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किस वर्ष किया गया? 1967-68। राष्ट्रीय आय का आधुनिक अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव ने राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष के लिए लगाया था? 1931-32। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का हिंदी नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य किस आधार पर जोड़ा जाता है? बाजार मूल्य पर। जीडीपी में किस क्षेत्र का उत्पादन शामिल किया जाता है? देश की घरेलू सीमाओं के भीतर का उत्पादन। एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी प्राप्त करने का सूत्र क्या है? जीडीपी मूल्यह्रास। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी प्राप्त करने का सूत्र क्या है? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का हिंदी नाम क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी में क्या शामिल होता है? देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय। एनएनपी का पूर्ण रूप क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। एनएनपी प्राप्त करने का सूत्र क्या है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। किस देश की आर्थिक सीमा में क्या शामिल होता है? दूतावास, वाणिज्य दूतावास, विदेशी परियोजनाएं। भारत की समुद्री आर्थिक सीमा कितनी मानी जाती है? 200 नॉटिकल मील। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आती है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन। भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 30%। द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र।
सेवा क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? शिक्षा, बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियाँ कितनी हैं? 3। उत्पादन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूल्यवर्धन विधि। आय विधि में क्या जोड़ा जाता है? उत्पादन साधनों की आय। व्यय विधि में क्या जोड़ा जाता है? अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर कुल व्यय। एनडीपी बराबर मूल्य जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया? दादाभाई नौरोजी ने। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? एनएसओ। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। एनएनपी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। एनआईएफए का पूर्ण रूप है नेट फैक्टर इनकम फॉर्म अबॉर्ड। एनआईएफए विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को दी गई कारक आय। जीएनपी प्राप्त करने का सूत्र है जीडीपी प्लस एनआईएफए। यदि एनआईएफए ऋणात्मक हो तो जीडीपी बड़ा होगा जीएनपी से। यदि एनआईएफए धनात्मक हो तो जीएनपी बड़ा होगा जीडीपी से। भारत में सामान्यतः एनआईएफए कैसा रहता है? ऋणात्मक। जीडीपी का संबंध किससे है? भौगोलिक सीमा से। जीएनपी का संबंध किससे है? नागरिकता से। जीवीए का पूर्ण रूप है ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए मूल्य उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। भारत में जीडीपी की गणना मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? जीवीए। नॉमिनल जीडीपी किस कीमत पर मापा जाता है? वर्तमान कीमतों पर। रियल जीडीपी किस कीमत पर मापा जाता है? स्थिर कीमतों पर। रियल जीडीपी का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? वास्तविक आर्थिक वृद्धि। मुद्रास्फीति का प्रभाव किस जीडीपी पर पड़ता है? नॉमिनल जीडीपी पर। जीडीपी डिफाल्टर का उपयोग किसके मापन में होता है? मुद्रास्फीति के। जीडीपी डिफाल्टर नॉमिनल जीडीपी भागित रियल जीडीपी गुणित 100। आधार वर्ष क्या होता है? तुलना के लिए चुना गया वर्ष। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने हेतु क्या जोड़ा जाता है? केवल अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुएं राष्ट्रीय आय में क्यों नहीं जोड़ी जाती? दोहरी गणना से बचने हेतु। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनआईएफए। रियल जीडीपी का मापन होता है स्थिर कीमतों पर। जीडीपी डिफाल्टर किसका सूचक है? मुद्रास्फीति का। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? मध्यवर्ती वस्तु। जीवीए का पूर्ण रूप है ग्रॉस वैल्यू एडेड। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। जीडीपी का संबंध किससे है? क्षेत्रीय सीमा से। जीएनपी का संबंध किससे है? नागरिकता से। दोहरी गणना की समस्या का समाधान किससे होता है? मूल्य संवर्धन विधि से। नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि का कारण हो सकता है उत्पादन वृद्धि तथा मूल्य वृद्धि दोनों। जीडीपी प्लस एनआईएफए बराबर जीएनपी। जीएनपी
माइनस मूल्यह्रास NNP, GDP माइनस मूल्यह्रास बराबर NDP, NNP एट फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय, रियल GDP आर्थिक विकास का वास्तविक सूचक, GDP डिफाल्टर मुद्रास्फीति का व्यापक मापक, व्यक्तिगत आय PI, प्रयोज्य आय DI, मांग का नियम वेवलेन एवं बैडवैगन प्रभाव। PI का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय का अर्थ है व्यक्तियों को प्राप्त कुल आय। DI का पूर्ण रूप क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। प्रयोज्य आय का अर्थ है खर्च एवं बचत हेतु उपलब्ध आय। प्रयोज्य आय व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। मांग का नियम किसने प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड मार्शल। मांग का नियम किस स्थिति में लागू होता है? अन्य बातें समान रहने पर। मांग का नियम क्या बताता है? कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। मांग एवं कीमत में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध। मांग व आय में कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध। मांग व पूरक वस्तुओं में संबंध होता है? विपरीत। मांग व स्थापन वस्तुओं में संबंध होता है? प्रत्यक्ष। वेवलेन प्रभाव का संबंध किससे है? प्रतिष्ठा से। वेवलेन प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्स्टनी वेवलेन। वेवलेन वस्तुओं का उदाहरण है हीरे, लग्जरी कार। वेवलेन प्रभाव में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। बैडवैगन प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? हार्वे लिवेनस्टीन। बैडवैगन प्रभाव का अर्थ है दूसरों को देखकर वस्तु खरीदना। स्नॉब प्रभाव का संबंध किससे है? विशिष्टता बनाए रखने से। गिफेन वस्तुओं का सिद्धांत किसने दिया? सर रॉबर्ट गिफेन ने। प्रयोज्य आय प्राप्त होती है PI माइनस प्रत्यक्ष कर। मांग का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? मार्शल। कीमत बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग घटती है। वेवलेन प्रभाव किस वस्तु में पाया जाता है? विलासिता वस्तु में। बैडवैगन प्रभाव का अर्थ है दूसरों का अनुकरण करना। स्नॉब प्रभाव से उपभोक्ता अलग दिखना चाहता है। गिफेन वस्तुओं में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। मांग का नियम किस पर आधारित है? घटती सीमांत उपयोगिता पर। वेवलेन प्रभाव का दूसरा नाम है प्रतिष्ठा प्रभाव। प्रयोज्य आय का उपयोग किया जाता है उपभोग एवं बचत दोनों हेतु। PI डायरेक्ट टैक्स, डिमांड प्राइस डिमांड, वेवलेन इफेक्ट, प्रेजेंटिंग इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, विशिष्टता प्रभाव। गिफन गुड्स कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। वेवलेन प्रभाव किसने दिया? थॉर्स्टनी वेवलेन ने। बैडवैगन प्रभाव किसने दिया? हार्वे लिवेनस्टीन ने। मांग का नियम किसने दिया? मार्शल ने। गिफेन वस्तु का उदाहरण मोटा अनाज, निम्न वस्तु। उपयोगिता
सीमांत उपयोगिता, उपभोक्ता संतुलन, उदासीनता वक्र। उपयोगिता का अर्थ है वस्तु की इच्छा संतुष्ट करने की क्षमता। उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। कुल उपयोगिता का अर्थ है वस्तुओं की सभी इकाइयों से प्राप्त कुल संतुष्टि। सीमांत उपयोगिता का अर्थ है एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि। MU कुल उपयोगिता में परिवर्तन भागित मात्रा में परिवर्तन। सीमांत उपयोगिता हास नियम किसने दिया? H गोसेन ने। सीमांत उपयोगिता हास नियम को क्या कहते हैं? गोसेन का प्रथम नियम। उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त करता है? जब MU बराबर प्राइस। समान सीमांत उपयोगिता नियम किसने दिया? गोसेन ने। समान सीमांत उपयोगिता नियम किसने दिया? गोसेन ने। समान सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं? गोसेन का द्वितीय नियम। उपभोक्ता संतुलन का मार्शल सिद्धांत किस पर आधारित है? उपयोगिता विश्लेषण पर। उदासीनता वर्ग किसने दिया? J.R. हिक्स एवं R.G.D. एलन ने। उदासीनता वर्ग क्या दर्शाता है? समान संतुष्टि देने वाले वस्तु संयोजन। उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है? उत्तल। दो उदासीनता वक्र कभी नहीं कटते सत्य है। बजट रेखा क्या दर्शाती है? आय एवं कीमत के आधार पर क्रय शक्ति। उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होता है बजट रेखा और उदासीनता वक्र के स्पर्श बिंदु पर। उच्चतर उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? अधिक संतुष्टि। निम्न उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? कम संतुष्टि। सीमांत उपयोगिता हास नियम किसने दिया? गोसेन ने। एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि कहलाती है सीमांत उपयोगिता। गोसेन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? सीमांत उपयोगिता हास्य से। गोसेन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? समान सीमांत उपयोगिता से। उदासीनता वक्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? J.R. हिक्स एवं एलन ने। उदासीनता वक्र का आकार होता है उत्तल। दो उदासीनता वक्र नहीं काट सकते। उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होता है स्पर्श बिंदु पर। उच्चतर उदासीनता वक्र का अर्थ है अधिक संतुष्टि। बजट रेखा किसका प्रतिनिधित्व करती है? आय एवं कीमतें। यूटिलिटी संतुष्टि क्षमता। TU कुल संतुष्टि। MU अतिरिक्त इकाई से संतुष्टि। गोसेन फर्स्ट लॉ सीमांत उपयोगिता हास नियम। गोसेन सेकंड लॉ समान सीमांत उपयोगिता नियम। इंडिफरेंस कार्व समान संतुष्टि। बजट लाइन आय प्लस कीमत। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC और बजट लाइन का स्पर्श बिंदु। अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिए। सीमांत उपयोगिता हास नियम किसने दिया? गोसेन ने। उदासीनता वक्र सिद्धांत किसने दिया? हिक्स एवं एलन ने। दो उदासीनता वक्र क्यों नहीं काटते? क्योंकि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग संतुष्टि स्तर संभव नहीं है। उपभोक्ता संतुलन कहाँ प्राप्त करता है? बजट रेखा और उदासीनता वक्र के स्पर्श बिंदु पर। भाग 5
मांग एवं मांग की लोच। मांग का अर्थ क्रय शक्ति एवं इच्छा से समर्थित आवश्यकता। मांग का नियम किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। मांग व कीमत से संबंध होता है विपरीत। मांग एवं आय में संबंध होता है प्रत्यक्ष। मांग की लोच का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। मांग की लोच क्या मापती है? कीमत परिवर्तन के प्रति मांग की संवेदनशीलता। मांग की कीमत लोच को किससे व्यक्त करते हैं? ईडी। यदि ईडी बड़ा है एक हो तो वह मांग कहलाती है लोचदार। यदि ईडी छोटा है एक बड़ा है तो मांग कहलाती है बेलोचदार। यदि ईडी बराबर 1 हो तो मांग कहलाती है इकाई लोचदार मांग। यदि ईडी बराबर 0 हो तो मांग कहलाती है पूर्णतः बेलोचदार मांग। यदि ईडी बराबर अनंत हो तो मांग कहलाती है पूर्णतः लोचदार मांग। नमक की मांग सामान्यतः कैसी होती है? बेलोचदार। विलासिता वस्तुओं की मांग सामान्यतः कैसी होती है? लोचदार। आय लोच को किससे व्यक्त करते हैं? ईवाई से। आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है। आय बढ़ने पर निम्न वस्तुओं की मांग घटती है। तिरछी आय को किससे व्यक्त करते हैं? ईसी से। प्रतिस्थापन वस्तुओं की क्रॉस लोच होती है धनात्मक। पूरक वस्तुओं की क्रॉस लोच होती है ऋणात्मक। एमसीक्यू। मांग का नियम किसने दिया? मार्शल ने। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। मांग की लोच का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने। ईडी बड़ा है 1 से तो मांग कहलाती है लोचदार। ईडी बराबर 0 होने पर मांग कहलाती है पूर्णतः बेलोचदार। नमक की मांग सामान्यतः होती है बेलोचदार। आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की क्रॉस लोच होती है धनात्मक। चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं? प्रतिस्थापन। कार और पेट्रोल किस प्रकार की वस्तुएं हैं? पूरक। डिमांड इच्छा प्लस क्रय शक्ति। प्राइस डिमांड। ईडी बड़ा एक छोटा लोचदार मांग। ईडी छोटा एक बड़ा बेलोचदार मांग। ईडी बराबर 1 इकाई लोचदार मांग। ईडी बराबर 0 पूर्ण बेलोचदार मांग। ईडी बराबर अनंत पूर्ण लोचदार मांग। क्रॉस इलास्टिसिटी प्लस प्रतिस्थापन वस्तुएं। क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी माइनस पूरक वस्तुएं। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। मांग की लोच का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने। नमक की मांग कैसी होती है? बेलोचदार। चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं। कार और पेट्रोल किस प्रकार की वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं। आय बढ़ने पर निम्न वस्तु की मांग का क्या होता है? घटती है। भाग 6 में पढ़ेंगे अपन उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादन, फलन, पैमाने के प्रतिफल, लागत एवं राजस्व। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सर्जन। उत्पादन के मुख्य साधन कितने हैं? 4। उत्पादन के 4 साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमी। भूमि का प्रतिफल
क्या कहलाता है? लगान, रेंट। श्रम का प्रतिफल क्या कहलाता है? मजदूरी। पूंजी का प्रतिफल क्या कहलाता है? ब्याज। उद्यमी का प्रतिफल क्या कहलाता है? लाभ। उत्पादन फलन का संबंध किससे है? आगत एवं निर्गत से। उत्पादन फलन का सिद्धांत किसने दिया? काब एवं डगलस ने। अल्पकाल में कौन सा साधन स्थिर रहता है? पूंजी। दीर्घकाल में कितने साधन स्थिर रहते हैं? कोई नहीं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित है? अल्पकाल से। परिवर्तनशील अनुपात का नियम किसने दिया? मार्शल ने। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है? दीर्घकाल। पैमाने के प्रतिफल कितने प्रकार के होते हैं? 3। बढ़ते प्रतिफल का अर्थ है उत्पादन अनुपात से अधिक बढ़ना। स्थिर प्रतिफल का अर्थ है उत्पादन समान अनुपात में बढ़ना। घटते प्रतिफल का अर्थ है उत्पादन कम अनुपात में बढ़ना। लागत का अर्थ है उत्पादन पर किया गया व्यय। कुल लागत TC बराबर TFC प्लस TVC। हाँ। घटते प्रतिफल का अर्थ उत्पादन कम अनुपात में बढ़ना। लागत का अर्थ उत्पादन पर किया गया व्यय। कुल लागत TC बराबर TFC प्लस TVC। MCQ प्रैक्टिस। उत्पादन का अर्थ क्या है? उपयोगिता का सर्जन। भूमि का प्रतिफल कहलाता है लगान। श्रम का प्रतिफल कहलाता है मजदूरी। पूंजी का प्रतिफल कहलाता है ब्याज। उद्यमी का प्रतिफल कहलाता है लाभ। उत्पादन फलन का सिद्धांत किसने दिया? काब एवं डगलस ने। परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित है? अल्पकाल। पैमाने के प्रतिफल किससे संबंधित है? दीर्घकाल। कुल लागत का सूत्र क्या है? TFC प्लस TVC। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील रहते हैं। लागत के महत्वपूर्ण तथ्य। TFC का पूर्ण रूप है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। TVC का पूर्ण रूप है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TC का पूर्ण रूप है टोटल कॉस्ट। AFC का पूर्ण रूप है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ABC का पूर्ण रूप है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। AC का पूर्ण रूप है एवरेज कॉस्ट। MC का पूर्ण रूप है मार्जिनल कॉस्ट। AFC वक्र का आकार होता है आयताकार अतिपरवलय। MC किससे प्राप्त होती है? कुल लागत में परिवर्तन से। AC बराबर TC भागित क्वांटिटी सुपरविजन। उत्पादन उपयोगिता का सर्जन। भूमि लगान। श्रम मजदूरी। पूंजी ब्याज। उद्यमी लाभ। प्रोडक्शन फंक्शन। काब एवं डगलस। TC बराबर TFC प्लस TVC। AC बराबर TC भागित Q। MC बराबर TC भागित कोण Q। वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ। अल्पकाल। रूटीन टू स्केल। दीर्घकाल। उत्पादन के 4 साधन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। परिवर्तनशील अनुपात का नियम किसने दिया? मार्शल ने। उत्पादन फलन किसने दिया? काब एवं डगलस ने।
कुल लागत का सूत्र क्या है? TC बराबर TFC प्लस TVC। पैमाने के प्रतिफल किस अवधि से संबंधित है? दीर्घकाल। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता। सातवां भैया इसमें थोड़ी बड़ी साइज होगी, वो एक तो आ गया पसंद पर एक में चाहिए। अच्छा। राष्ट्रीय आय का सबसे व्यापक मापक है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। GDP का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNP का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। NDP का पूर्ण रूप है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NNP का पूर्ण रूप है नेट नेशनल प्रोडक्ट। GDP का संबंध किससे है? देश की भौगोलिक सीमा से। GNP का संबंध किससे है? देश के नागरिकों से। GDP प्लस NIFA GNP माइनस डिफ्रैक्शन NNP। GDP माइनस डिफ्रैक्शन NDP। NIFA का पूर्ण रूप है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NIFA विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को दी गई कारक आय। भारत में सामान्यतः NIFA होता है ऋणात्मक। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? NSO। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां हैं उत्पादन, आय एवं व्यय विधि। GDP का संबंध है भौगोलिक सीमा। GNP बराबर GDP प्लस NIFA। NDP बराबर GDP माइनस डिफ्रैक्शन। NNP बराबर GNP माइनस डिफ्रैक्शन। राष्ट्रीय आय कहलाती है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NIFA का पूर्ण रूप है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन जारी करता है? NSO। GDP में शामिल होता है अंतिम वस्तुएं। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने हेतु शामिल किया जाता है अंतिम वस्तु। GNP का संबंध है नागरिकता। NDP का अर्थ है घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद। NDP का अर्थ है शुद्ध घरेलू उत्पाद। GDP का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। GNP का अर्थ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। NNP का अर्थ है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। रियल GDP मापी जाती है स्थिर कीमतों पर। नॉमिनल GDP मापी जाती है वर्तमान कीमतों पर। GDP डिफ़ॉल्टर का उपयोग होता है मुद्रास्फीति मापन में। GDP डिफ़ॉल्टर नॉमिनल GDP भागित रियल GDP गुणित 100। GVA का पूर्ण रूप है ग्रॉस वैल्यू एडेड। GVA बराबर उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि में जोड़ा जाता है उत्पादन साधनों की आय। व्यय विधि में जोड़ा जाता है अंतिम वस्तुओं पर व्यय। उत्पादन विधि को कहा जाता है मूल्य संवर्धन विधि। GDP का सर्वाधिक उपयोग होता है आर्थिक विकास मापने में। आधार वर्ष का उपयोग होता है तुलना हेतु। GDP बड़ा है GNP कब होगा? जब NIFA ऋणात्मक हो।
जीएनपी बड़ा और जीडीपी छोटा कब होगा? जब एनआईएफए धनात्मक हो। राष्ट्रीय आय का सबसे सही मापक है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। भारत में सामान्यतः कौन अधिक होता है? जीडीपी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। उत्पादन से अर्जित आय। जीडीपी का उपयोग किसके मापन में होता है? आर्थिक गतिविधियों के। रियल जीडीपी का सबसे बड़ा लाभ है मुद्रास्फीति का प्रभाव हट जाना। राष्ट्रीय आय का आधुनिक अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? वी राव। जीडीपी प्लस एनआईएफए बराबर जीएनपी। राष्ट्रीय आय क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी प्लस एनआईएफए बराबर जीएनपी। जीएनपी माइनस डिफ्लेक्शन एनएनपी। जीडीपी माइनस डिफ्लेक्शन एनडीपी। एनआईएफए का पूर्ण रूप नेट फैक्टर इनकम फॉर्म अबाउट। रियल जीडीपी किस कीमत पर? स्थिर कीमत पर। नॉमिनल जीडीपी किस कीमत पर? वर्तमान कीमत पर। जीडीपी डिफॉल्टर किसके लिए? मुद्रास्फीति के लिए। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है? एनएसओ। आधुनिक राष्ट्रीय आय अनुमान किसने दिया? वी राव।